Hello students, today we are going to start the new top chapter probability distribution. Actually it is the part of the probability which is the term first syllabus. तो बच्चों देखो क्या है, find the probability distribution of the number of heads when two coins are tossed. इससे पहले लाइव क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किए थे. व्हाट डू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार और समझ लो बच्चों. इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आपके पास दो कॉइन्स होंगे, उसको आप टॉस करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट करना है दो कॉइन के लिए. अब आप बताओ, आपके पास मान लो दो कॉइन है, ठीक है. जैसे आपको पता है कि दो कॉइन है, जब आप टॉस करोगे या तो दोनों हेड आएंगे, या एक हेड आएगा एक टेल आएगा, या एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या दोनों टेल होंगे. यही कुल मिला करके 4 आउटकम्स आपके पास होते हैं, ठीक है. वेन एवर वी आर थ्रोइंग द टू कॉइन देयर आर 4 आउटकम्स विच इज HH, ST, TS, TT. तो आप देख रहे हो, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है वो नंबर ऑफ हेड्स के लिए बनाना है. तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ हेड्स को हम एक वेरिएबल से यूज करते हैं, दैट इज सेड टू बी x एंड इट इज सेड टू बी द रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. तो बच्चों हम मान लेंगे इस क्वेश्चन में कि लेट x बी द रैंडम वेरिएबल एंड इट डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स. तो अब आप बताओ, जब दो कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो हेड क्या होगा. तो ये देखो, या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा, या तो किसी एक सिक्के में हेड आएगा, या तो किसी भी सिक्के में हेड नहीं आएगा. इट मीन दैट जो x की जो वैल्यू होगी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है. इसी x को कहते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल, दैट इज सेड टू बी x. और बच्चों इसी x को रैंडम वेरिएबल के साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी, हमारे लिए इसमें है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, हेड आने की संख्या, ठीक है ना. तो आपको ना थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा कैसे लिखा जाता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो सिक्के का टोटल आउटकम देंगे, दैट इज सेड टू बी सिंपल स्पेस. तो कैसे बनाते हैं, पहले ही बताया गया था, क्लास 9th में भी बताया गया था, क्लास 10th में बताया गया है, और क्लास 11th में भी बताया गया होगा, ठीक है. बताया गया है 9th में बताया गया कि आई डोंट नो, लेकिन 10th और 11th में बताया गया है, ठीक है. चलिए सबसे पहले क्या करो, एक सिक्के का रिजल्ट लिख दो हॉरिजॉन्टल, और दूसरे सिक्के का रिजल्ट वर्टिकल लिख दो. हेड हेड ये लिखने का तरीका होता है, दैट इज सेड टू बी कंपोजिशन टेबल, बताया गया है. हेड टेल, टेल हेड, इससे आप कभी भूलोगे नहीं. अभी तो छोटा है, 3 हेड के लिए 3 कॉइन के लिए भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे. तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो टोटल आउटकम्स हैं HH है, ST है, TH है, TT है. और टोटल आउटकम्स यहाँ तुम देख सकते हो, देयर आर 4 आउटकम्स. ओके, हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है ओनली फॉर हेड के लिए बनाना है. लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स. नंबर ऑफ हेड्स है इसको कहते हैं x बी द रैंडम वेरिएबल. चाहो तो इसको ऐसे समझ लो, लेट x बी द रैंडम, दोनों नोटेशन समझो उसका क्या मतलब है. x बी द रैंडम वेरिएबल, देयरफॉर x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इट मे बी 0. कैसे जाना, जब आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो हो सकता है दोनों सिक्कों में हेड ना आवे, ठीक है. 1 इट मीन दैट किसी एक सिक्के में हेड आए. 2 इट मीन दैट दोनों सिक्कों में हेड आए. तो बच्चों अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे लिखते हैं ये हम सिखा दे रहे हैं. उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, ऐसे टेबल बना लीजिए. ओके, अब देखो यहाँ x होगा, जिसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स, ये p ऑफ x होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर दिस वेरिएबल, ठीक है. अब देखो x की वैल्यू 0, 1, 2, यानी p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 1 एंड p ऑफ x इक्वल टू 2. बच्चों इन सब की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. अब देखो p ऑफ x इक्वल टू 0 का क्या मतलब, इसको अलग से समझो. x इक्वल टू 0 इट मीन दैट p x क्या डिनोट करता है बच्चों, नंबर ऑफ हेड्स. इट मीन दैट उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो किसी भी सिक्के में ना हेड आए. इट मीन दैट इसका मतलब है नो हेड, नो हेड, ऐसे समझ लो. और नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, 1/4 होगी. क्यों, क्योंकि दोनों सिक्कों में कुल आउटकम की संख्या क्या है, 4 है, और नो हेड 1 टाइम आया है, TT 1 टाइम आया है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4. तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, इसके जगह पे 1/4 पुट कर देना है, ठीक है. चलो मैं एक और कॉलम बना दे रहा हूँ, ठीक है. 1/4 इसी का है, ये इसी का पार्ट है ये. चलो नेक्स्ट, अब बच्चों निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 1 हेड.
P ऑफ x इक्वल टू 1, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। देखो बच्चों, वन हेड कितनी बार आया होगा, HT वन टाइम, TS वन टाइम, इट मीन दैट 2 टाइम आया, फेवरेबल आउटकम्स 2 है और टोटल आउटकम बच्चों क्या 4 है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या 1/2 है। तो यहाँ पे आप 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। एंड P ऑफ x इक्वल टू 2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इट मीन दैट दोनों के दोनों हेड होंगे, यानी ऑल हेड, और ऑल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सो इसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, 1/4। तो बच्चों ये जो भी आपने निकाला है x 0 1 2 P ऑफ x 1/4 1/2 1/4, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आई होप आपको लिखना समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अब हम देखते हैं 3 कॉइन्स के लिए। अब 3 कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, वेरी इजी। तो कैसे करते हैं फिर से देख लो। सबसे पहले आप 3 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस लिखिए। तो कैसे लिखते हैं, ट्रिक बताया था मैंने, या तो ट्री मॉडल से भी समझ सकते हो। जिससे पहले सिक्के का हेड टेल, ये ट्री मॉडल मैंने बताया था, हेड टेल आपने पढ़ा भी है, हेड टेल 3 कॉइन के लिए। आप ट्री मॉडल से भी आप जो है सैंपल स्पेस बना सकते हैं। सो S इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखो H H H H H H H H T H T H H T T, टोटल 8 आउटकम्स होंगे। T H H T H T T T H और ट्रिपल T। बच्चों यहाँ देखो, ये वी सी दैट NS इक्वल टू क्या 8 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8। अब देखो रैंडम वेरिएबल क्या है, किसके लिए हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हेड के लिए निकालना है। तो मान लो लेट x बी द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड, इसका ये मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल। इसको हम पढ़ सकते हैं x बी द रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल किसके लिए कहा जा रहा है, नंबर ऑफ हेड। ये हम दोनों नोटेशन जानबूझ के लिख रहे थे कि आपको प्रैक्टिस हो। तो व्हाट डू मीन बाय द रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल मींस x बी द नंबर ऑफ हेड, यानी हेड की संख्या। तो बच्चों जो रैंडम वेरिएबल है वो जो इवेंट्स आता है उसकी काउंटिंग होती है, उसकी संख्या होती है, ठीक है। तो देयरफॉर दैट इज, अब बताओ x क्या क्या हो सकता है। जब भी बताओ, जब आप 3 सिक्कों को थ्रो करते हो, टॉस करते हो, तो हेड कैसे आ सकता है। हो सकता है किसी भी सिक्के में हेड ना आए, हो सकता है किसी एक सिक्के में हेड हो वन टाइम, हो सकता है किसी 2 सिक्के में हेड आया हो, या हो सकता है 3 सिक्के में हेड आया हो। तो कुल कितने इवेंट्स होंगे, 0 1 2 3। अब इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम P ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसका मतलब होता है नो हेड। बताओ 3 सिक्के को आपने थ्रो किया है और तीनों सिक्कों में हेड नहीं आया हो, वो घटना कब आएगा, जब तीनों में टेल 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 आया हो। इट मीन दैट 1/8 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह की प्रोबेबिलिटी आप क्लास 10th या में सॉल्व किए होंगे। ओके, अब हम निकालते हैं P ऑफ x इक्वल टू 1। इट मीन दैट सिर्फ 3 कॉइन को जब आपने टॉस किया तो एक जगह 1 टाइम हेड आया हो। देखो 1 टाइम हेड कहाँ आया, इसमें 3 बार हेड आ गया, इसको छोड़ दो। इसमें 2 बार हेड आया, इसको भी छोड़ दीजिए। इसमें भी 2 बार हेड आया, इसको भी हेड लेफ्ट करो। इसमें 1 बार हेड आया, ये हमारे काउंटिंग में आएगा। इसमें 2 हेड आया, लेफ्ट करो। इसमें 1 हेड आया, ये भी हमारे काउंटिंग में आ जाएगा। और इसमें भी 1 हेड है, ये भी हमारे काउंटिंग में आ जाएगा। इट मीन दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 3 है, एंड द टोटल आउटकम्स क्या बच्चों, 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। P of x इक्वल टू 1, इट्स मीन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड ऑन थ्रोइंग 3 कॉइन। जब 3 सिक्के को आप थ्रो करते हो तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या है, 3/8 है, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, इजेक्टली गेटिंग 1 हेड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इजेक्टिंग 1 हेड ऑफ थ्रोइंग 3 कॉइन इज 3/8। अब हम निकालते हैं बच्चों P ऑफ 2, P ऑफ x इक्वल टू 2। इट मीन्स दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। देखो 2 हेड आने वाली, पहले काउंट करो। इसमें तो 3 हेड है, छोड़ो। इसमें 2 हेड, ये काउंट कर लो इसको। इसमें भी 2 हेड आ रहा है, इसको भी काउंट कर लीजिए। इसमें 1 हेड है, लेफ्ट कर दीजिए। इसमें 2 हेड है, काउंट कर लो। इसमें 1 हेड है, लेफ्ट करो। इसमें भी 1 हेड है, लेफ्ट करो। इसमें तीनों टेल है, लेफ्ट करो। इसको भी मत लेना क्योंकि एक्चुअली इसमें ऑल हेड है, बस 2 हेड की हम बात कर रहे हैं। तो देखो इसके भी काउंट करो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 2 3, ये 3 होगा। और टोटल डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 3/8 हो गया। आप देख सकते हो। तो व्हाट डू मीन बाय दिस,
इसका ये मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 8 ऑन थ्रोइंग 3 कॉइन। जब हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं तो सिर्फ 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों 3/8 है। अब आते हैं P ऑफ x इक्वल टू 3। इसका ये मतलब है कि जब आप 3 सिक्के को बच्चों 3 सिक्कों की 3 सिक्के को या 3 कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, 2 सिक्कों को नहीं कर रहे हैं। पहली बात, जब हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो तीनों सिक्कों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो बच्चों देखो तीनों में हेड आया, यानी हेड हेड 1 टाइम आया होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे हम बनाते हैं? बहुत ही आसान है, बताया था मैंने। आपको करना क्या है, एक टेबल लेना है ऐसे, या x लिख देना है, यहाँ पे P ऑफ x लिख देना है, ठीक है। और इसको पहले 0 देन 1 देन 2 देन 3। बच्चों P ऑफ 0 पे वैल्यू कितना आया था आप देख लो 1/8। P ऑफ 1 पे बच्चों कितनी वैल्यू आई थी? 3/8। P ऑफ 2 पे बच्चों कितनी वैल्यू आई थी? ये भी 3/8 है। एंड P ऑफ 3 पे कितनी आई थी? प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1/8। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हाउ टू सॉल्व अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम वेल सेपरेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एक्स। बच्चों ये कर रहा है कि आपके पास एक प्लेइंग कार्ड्स है, जैसा कि आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से हम लोग 4 कार्ड को निकाल रहे हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट करनी है नंबर ऑफ एक के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन कि लेट क्या, ऐसे तो जानते ही हो टोटल आउटकम्स क्या होंगे 52। उसमें से एक की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों एक की संख्या 4 होती है। देखो ये क्वेश्चन नंबर ऑफ एक के लिए भी सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनने वाला है, जैक के लिए बनने वाला है, क्वीन के लिए बनने वाला है, किंग के लिए। मतलब आप प्लेइंग कार्ड्स में ना 13 ए से लेके 13 कार्ड्स होते हैं, सबके लिए सेम टू सेम जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, ठीक है। तो कभी यहाँ एक आ जाएगा, कभी जैक आ जाएगा, कभी किंग आ जाएगा, कभी क्वीन आ जाएगा, तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल यही होगा। जैसे वी नो दैट द टोटल प्लेइंग कार्ड्स इज 52, उसमें से एक की संख्या होती है 4, तो आप पहले बता दो कि नंबर ऑफ नॉन एक प्लेइंग कार्ड्स कितने होंगे। जाहिर सी बात है 52 - 4 होंगे, अर्थात 48 होंगे। अब जरा क्वेश्चन समझो, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है किसके लिए? नंबर ऑफ एक्स के लिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स बी रैंडम वेरिएबल, दैट मीन्स इसका मतलब होगा कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एक्स। तो मान लेते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एक, एक्स बी द नंबर ऑफ एक, इसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल करते हैं, नंबर ऑफ एक। अब तुम बताओ बच्चों 4 जो है प्लेइंग कार्ड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं उस ताश के 52 पत्तों में से, उस प्लेइंग कार्ड्स के 52 पत्तों में से। तो ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? जब आप देखो संभावनाओं को जरा सोचो, आप 4 कार्ड्स को जब ड्रा करो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि आपका बैड लक हो तो एक भी एक ना आए, चारों के चारों पत्ते डिफरेंट हो, मतलब एक भी ना आया हो सकता है कि 4 में से कोई एक पत्ता एक वाला हो, या हो सकता है कि 4 में से 2 पत्ता एक वाला हो, जो 4 पत्ते आप निकाल रहे हो सकता है अगली बार 4 पत्ते में से 3 पत्ता एक का हो, या हो सकता है 4 पत्ते में से चारों एक रहा हो, जो बहुत ही इसे अगर आपका लक साथ दिया तो चारों पत्ते एक हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे P ऑफ x इक्वल टू 0। इसका ये मतलब होता है नो एक भी पत्ते में एक ना आया हो। इसका ये मतलब बेटा कि 4 पत्ते में से चारों के चारों पत्ते एक के नहीं है, तो चारों के चारों पत्ते कहाँ से आए होंगे? 48 वाले पत्ते में से आए होंगे। देखो अभी आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट ई, ये क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। पहली बात हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की। ये बताओ कि 4 पत्ता हमने ड्रॉ किया, चारों के चारों पत्ते क्या है? एक का नहीं है। इसका मतलब पत्ता कहाँ से आया होगा बच्चों? वो कार्ड आया होगा 100% इसी में से। तो 48 में से 4 पत्ते हम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उससे पर कितने तरीके होंगे? 48C4। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। अब 52 में से 4 पत्ते निकालेंगे ना,
मतलब बच्चे गलती यही करते हैं, यहाँ 48C4 अपन 50C4 होगा, 52C4 होगा। यही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी होगा x बराबर 0 के लिए, ये बताया गया था क्लास 11th में। ऐसे ही बताओ बच्चों कि आप x = 1 कैसे निकालते हैं। पर इसका मतलब समझो कि 4 पत्ता निकाला, उसमें से एक पत्ता 1 होगा, बाकी 3 पत्ता नॉन 1 होगा। इसको ऐसे समझ लो, ठीक। x = 1 का क्या मतलब होगा कि एक पत्ता 1 का आया होगा और 3 पत्ता नॉन 1 का आया होगा। अब बताओ एक पत्ता एक जो कार्ड निकला होगा वो 4 में से आया होगा, तो 4C1 से सिलेक्ट करेंगे, * लगा देंगे, और 3 पत्ता इसमें से आया होगा नॉन 1 वाले पत्ते से, तो 48C1 होगा, सॉरी 48C3 होगा। एंड टोटल डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होगा, 52C4 होगा। ठीक, आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना है। ऐसे ही बच्चों अब हम बात करते हैं P ऑफ x = 2 के लिए। इसका क्या मतलब है कि 4 पत्ता आपने निकाला, उसमें से 2 1 आया होगा और 2 नॉन 1 आया होगा, ठीक है। इसका ये मतलब है 2 1 और 2 नॉन 1। अब देखो 2 1, जाहिर सी बात है 4 पत्ते में से दो पत्ता सेलेक्ट हुआ होगा, तो 4C2 इंटू 48C2 एंड होल डिवाइडेड बाई बच्चों क्या होगा, 52C4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द इवेंट x = 3 के लिए, अर्थात P ऑफ x = 3 निकालते हैं। इसका क्या मतलब है कि 3 1 आया हो, 4 पत्ते में से 3 1 आया हो, वही 3 1 आया हो, एक नॉन 1 आया हो, नॉन 1 आया हो। देखो ये जो 3 पत्ते आए होंगे इक्का के, वो 4 पत्ते में से निकले होंगे, 4 पत्ते से सेलेक्ट करेंगे 4C3 इंटू, और एक नॉन 1 सेलेक्ट किए होंगे किससे, 48 पत्तों में से, ये तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और अपन टोटल पत्ते कितने आ रहे हैं, 4 पत्ते निकल रहे हैं, किसमें से, 52 पत्तों में से, ये हो जाएगा 52C4। मतलब इस तरह की प्रोबेबिलिटी आप क्लास 11 में पढ़े थे, बस सब जानते हो, ठीक है। अब देखो P ऑफ x = 4, इसका मतलब है कि चारों के चारों पत्ते क्या है, 1 है। तो बच्चों ये चारों पत्ते कहाँ से आएंगे, इसी 1 से आएंगे, 4C4 हो जाएगा, 4C4 अपॉन 52C4 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, सॉल्व तो करना था ही नहीं तो बहुत लंबा हो जाता क्वेश्चन। आप मेरा सॉल्व किए भी, कॉम्बिनेशन एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ 0 मत लिखिए, x लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, और 4 तक गया 4 भी लिख दीजिए। अब देखिए P ऑफ x = 0 की वैल्यू क्या आई है, उसको भर दीजिए, 48C4 अपॉन 52C4, 48C4 अपॉन 52C4। नेक्स्ट आया था 4C1 इंटू 48C3 डिवाइडेड बाई 52C4। एंड x = 3 के लिए, x = 2 के लिए बच्चों देखो आया था 4C2 इंटू 48C2 होल डिवाइडेड बाई 52C4। बच्चों P ऑफ x = 3 की वैल्यू है 4C3 इंटू 48C1 होल डिवाइडेड बाई 52C4 है, 52C4 है, ठीक है बच्चों। अब क्या करो तुम, P ऑफ x = 4 के लिए देखो 4C4 अपॉन 52C4 होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, a bag contains 4 red and 6 black balls. 3 balls are drawn at random. Find the probability distribution of the number of red balls. आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, लिख लीजिए आप, 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल आपके पास हैं 6। इस तरह से देखो टोटल बॉल कितने हैं, इसको NS कर दे रहे हैं, 4 + 6 अर्थात 10 है। अब बच्चों देखो उसमें से, उस थैले में से 3 बॉल एक साथ निकाले जा रहे हैं एट रैंडम। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट करना है रेड बॉल के लिए। तो मान लो लेट x बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, लेट इट टू बी x बी द रैंडम वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3। अब देखो 0 का क्या मतलब होता है कि आपने थैले में से 3 बॉल निकाला और तीनों का तीनों के नॉन रेड हो,
नाउ रेड कलर के बॉल मतलब ब्लैक कलर के बॉल, क्योंकि आपके पास दो ही कलर के बॉल हैं उस थैले में, उस बैग में, रेड या ब्लैक। ठीक है, 1 का क्या मतलब है कि आपने 3 बॉल एक साथ निकाला, देखो यहाँ टुगेदर है, मतलब आपने जो भी 3 बॉल आप निकाल लो एक साथ निकाल लो, तो तीनों में से कोई एक बॉल जो है रेड कलर का है, बाकी 2 ब्लैक कलर के होंगे। x = 2 का मतलब ये होगा कि 2 रेड बॉल, अर्थात आप जब 3 बॉल निकाल रहे होंगे तो दो बॉल ऐसे होंगे जो रेड कलर के होंगे, एक बॉल जो होगा अदर कलर का है, अर्थात ब्लैक कलर का है। और x = 3 मतलब क्या है कि ये वो संख्या है जब आप 3 बॉल निकाले और तीनों बॉल्स क्या हैं बच्चों, रेड कलर का है। तो चलो हम बारी बारी से सबकी प्रॉबिलिटी निकालते हैं। पहले देखो P(x = 0), इसको समझो ऐसे, इसका ये मतलब है कि एक 0 मतलब नो रेड, 3 बाल हमने निकाला और ये देखा कि 3 बाल में से एक भी बाल रेड कलर का नहीं है, और इट मीन जब एक भी बॉल रेड कलर का नहीं तो तीनों बॉल किस कलर के आए होंगे, तीनों बॉल जो बच्चों ब्लैक कलर के आए होंगे। 0 आर मतलब एक भी रेड नहीं है, यानी तीनों बॉल जो आ रहे हैं वो ब्लैक कलर के हैं। इसकी प्रॉबिलिटी क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हम प्रॉबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं कि तीनों बॉल ब्लैक कलर की हो। तो देखो, तो ये बताओ कि सबसे पहले समझो कि 0 आर, तो 4 रेड बॉल हैं, तो 4 रेड बॉल में हम एक भी बॉल को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कुल कितने बेस होंगे 4C0 इंटू, और आपके पास 3 ब्लैक बॉल निकल रहे हैं मान लो, तो हमारे पास कुल ब्लैक की बॉल की संख्या 6 है, तो 6 में से 3 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की एवरेज कितने होंगे, 6C3 होंगे। टोटल सिलेक्शन हमारा 6C3 होगा, और अपान टोटल कितने बॉल्स हमारे पास है 10 है, तो 10C3 हो जाएगा। आप ऐसे निकालते थे प्रॉबिलिटी, कॉम्बिनेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे। इस तरह के सवाल जब भी आते हैं हम लोग ऐसी प्रॉबिलिटी निकालते हैं बच्चों। एक बात और है, 4C0 कोई 1 होती है, तो चाहो 1 × 6C3 आप 6C3 भी लिख सकते हो, और अपान 10C3 लिख सकते हो, सॉरी। ठीक है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं था, तो समझाने के लिए मैं कर दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखो P(x = 1) का क्या मतलब है कि जब 3 बॉल आप निकाल रहे हो तो उसमें से एक बॉल रेड कलर है, उसकी प्रॉबिलिटी आप निकाल रहे हो। देखो P(x = 1) क्या है, प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल, किसमें से, जब आप 3 बॉल निकाल रहे हो थैले में से। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि जब आप 3 बॉल निकाल रहे हो तो उसमें से एक बॉल जो है रेड कलर का है, बाकी 2 बॉल ब्लैक कलर का आया होगा। इसका ये मतलब है, क्योंकि आप हर बार क्या 3 ही बॉल निकाल रहे हो। अब बताओ, एक रेड बॉल 4 रेड बॉल से निकलेगा, मतलब 4 आपके पास रेड बॉल है, तो 4 रेड बॉल में से एक रेड बॉल सेलेक्ट करने के वेज कितने होंगे, 4C1 होंगे इंटू, और 6 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल चूज कर कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, तो 6C2 वेज से। ठीक है, और अपॉन टोटल क्या होगा 10C3, कुल कितने वेज में 10C3 लिखते हो ना, 10C3। ठीक है, 4C1 को 4 करते हैं, एक्चुअली आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ तक रख सकते हो आप। अब देखो P(x = 2), इसका ये मतलब है कि जब आप 3 बॉल निकाल रहे हो, 3 बॉल ड्रा करो उस थैले में से, तो 2 रेड कलर का बॉल और एक अदर कलर का बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। इसका मतलब है कि ये 2 रेड बॉल और 1 ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल और 1 ब्लैक बॉल। तो देखो बच्चों, 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखो। तो रेड बॉल की संख्या क्या है, 4 है, 4 में से 2 बॉल हम सेलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4C2 इंटू, और आपके पास ब्लैक बॉल की कितनी संख्या है, 6 में से एक बॉल सेलेक्ट होगा तो 6C1 हो जाएगा, और टोटल अपान 10C3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल सकते हैं P(x = 3), अर्थात तीनों के तीनों बच्चों क्या रेड हो और एक भी ब्लैक ना हो। ठीक है, 3 रेड 0 भी, चाहो तो तुम बस P(3R) भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल रेड बॉल या 3 रेड बॉल। अब देखो, ये 3 रेड बॉल कहाँ से आएंगे, 4 रेड बॉल से, 4 रेड बॉल से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करने के कुल कितने बेस होंगे, 4C3 होंगे इंटू, और 6 ब्लैक बॉल में से एक भी बॉल नहीं आ रही है ब्लैक कलर की, 0 बॉल आ रही है मान लो, ये हो जाएगा 6(0) एंड होल डिवाइडेड बाई 3 ध्यान देना, होल डिवाइडेड बाई 10C3। As you know that 6C0 कोई 1 होती है तो 4C3 इंटू 1 4C3 होगा, 4C3 अपॉन 10C3। ठीक है, आपका ये पूरा निकल गया। अब हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बना सकते हैं बच्चों। तो देखो कैसे जनरेट करते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले x लिखते हैं, x देन P(x) लिखते हैं, यहाँ 0 के लिए वैल्यू रखना है, 1 के लिए
2 के लिए, और बच्चों लास्ट में किसके लिए, 3 के लिए रख दो और 3 के लिए। ठीक है, तो आप रख सकते हो 0 के लिए क्या है बच्चों 6C3 अपन 10 आया था, चेक कर लेना। 2 के लिए क्या आया था 4C1 इंटू 6C2 अपन 10C3 आया था। इसके पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के लिए क्या आया था 4C2 इंटू 6C1 अपन 10C3 आया था। और बच्चों एक्स इक्वल टू 3 के लिए क्या आया था 4C3 इंटू इसको रहने दो 6C0 को अपन 10C3 आया था। सो दिस योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो बच्चों आसान है, अगर आप +1 में प्रोबेबिलिटी निकालना सीख चुके होंगे तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है एन अनबैलेंस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। बच्चों क्या कर रहा है सुनो, पहले कह रहा है एक आपके पास डाइस है, आप उसको 2 बार थ्रो कर रहे हो। देखना एक ही डाइस है, अनबैलेंस्ड डाइस है, इसका मतलब ये बेटा कि आपको ये प्रेडिक्शन नहीं होगा कि वो डाइस जब थ्रो करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड डाइस को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है नंबर ऑफ सक्सेस के लिए। तो बच्चों यही गलती करते हैं, बच्चों को लगता है कि 2 डाइस का आउटकम्स लिखना होगा 36 आएगा, जो कि गलत है। देखो आपको ना डाइस को 2 बार थ्रो करना है, एक बार थ्रो किया फिर 2 बार थ्रो किया। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है नंबर ऑफ सक्सेस के लिए बनाना है। ये बताओ अगर तुम एक बार डाइस को थ्रो करो फिर दोबारा थ्रो करो तो क्या क्या संभावना होगा, पहले समझो। देखो यहाँ पे सिंगल डाइस के बारे में सोचो। सिंगल डाइस में हर सिंगल डाइस में बच्चों टोटल आउटकम्स क्या होता है, पहले ऐसे समझो। फॉर अ सिंगल डाइस के लिए, फॉर अ सिंगल डाइस ओके, क्या होता है बच्चों टोटल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। जैसा कि तुम देख रहे हो कि टोटल आउटकम्स में क्या है 6 है। अच्छा जी, ये बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर गेटिंग 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों 1/6 होती है। और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलिए समझ लो, अलग से समझ लो। पहले नॉट गेटिंग 6 मतलब 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 1 - 1/6 होती है, अर्थात 5/6 होगी। अब इसका क्या मतलब समझाते हैं आपको। देखो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है नंबर ऑफ 6 के लिए। तो मान लो कि लेट x बी द नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है बच्चों, देखो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब 0 1 2 तक क्यों जाएंगे जरा समझो। जैसे आप न एक डाइस को 2 बार थ्रो करोगे, हर बार जो है डाइस को 2 बार थ्रो करोगे 2 टाइम, मतलब 2 चांस मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है पहली बार तुमने डाइस थ्रो किया तो 6 नहीं आया हो, कोई बात नहीं। दूसरी बार देखो बच्चों हम समझा दे रहे हैं आपको, आपके पास 2, ये पहला डाइस है और ये मान लो दूसरा डाइस है। ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, इसमें भी डॉट्स बने होते हैं 1 से लेकर 6, इसमें भी डॉट्स बने होते हैं। अब जरा एक्सपेरिमेंट के बारे में समझो। x बराबर 0 का क्या मतलब होता है कि आपने पहली बार जब पहले डाइस को जब थ्रो किया तो एक भी 0 नहीं आया, दूसरी बार डाइस को थ्रो किया तो एक भी 0 नहीं आया। इसका ये मतलब है कि ना तो फर्स्ट थ्रो में 6 आया है, ना तो सेकंड थ्रो में 6 आया है। 0 मतलब बेटा ना तो पहली बार में 6 आया है, ना तो दूसरी बार में 6 आया है। 0 का मतलब ये होगा। x = 1 का क्या मतलब है, देखो x = 1, क्योंकि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, हम हर बार जब ना 2 बार डाइस को थ्रो करेंगे, एक बार थ्रो किया फिर एक बार और थ्रो किया। इट मीन दैट यहाँ पे एक साथ वाली घटना नहीं हो रही है, या 1 by 1 हो रही है। तो देखो तो जब पहली बार थ्रो किया तो 6 नहीं आया, लेकिन दूसरी बार थ्रो किया 6 आ गया, एक घटना ही होगी। या हो सकता है कि पहली बार 6 आएगा, दूसरी बार ना आया हो। इट मीन्स पहले थ्रो में 6 आ गया तो दूसरे में नहीं, या दूसरे में 6 पहले में 6 आ गया तो दूसरे में नहीं, या दूसरे में 6 आ गया तो पहले में नहीं। ये वाली घटना 1 के लिए होता है। अब 2 का क्या मतलब होता है कि यानी जब हमने डाइस को थ्रो किया दोनों बार क्या हो गया, 6 आ गया। तो एक चीज जरा समझो, मैं इस और समझा रहा हूँ कि मान लो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो, इवेंट ऑफ गेटिंग 6 in first throw, and E2 be the
E2 be the event of getting 6 in second throw। हम मान लेते बच्चों जब पहली बार डाइस को उछाला तो 6 आया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है E1, तथा जब दूसरे डाइस को उछाला 6 आ गया तो उसकी जो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, सॉरी 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की जो इवेंट्स है वो E2 है। हमने क्या माना है, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो एंड E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 इन सेकेंड थ्रो। वैसे ही हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री मान लेंगे आल्सो कि E1 की बार मान लेंगे, आल्सो E1 बार be the event of getting not 6 in first throw and E2 पे बार लगा दो, be the event of getting not 6 in second throw। ये इसका मतलब है। तो इतना हम एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब आपको समझाने के लिए लिख दिया। मैं शॉर्ट में इसको ऐसे लिखता हूँ, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो आपको शॉर्ट में हम लिखवा देते हैं। देखो हम मानते हैं कि लेट EI बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 इन ith थ्रो, ठीक है ना। शॉर्ट में ये जनरलाइज कर दिया। ith थ्रो मतलब हो गया फर्स्ट थ्रो में और सेकंड थ्रो में, एंड EI पे हम लोग बार लगा देंगे, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट 6 इन द, मान लेते हैं ith थ्रो, ठीक है। अब इसका मतलब समझो। अब हम P ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना। इसका ये मतलब है कि जब हम पहले डाइस को थ्रो किया तो 6 नहीं आया, फिर दूसरे डाइस को थ्रो किया तो भी 6 नहीं आया। इसका मतलब ना तो हमारा E1 में 6 आया और ना ही E2 में 6 आया। बच्चों यहाँ पे ये क्या होगा, बीच में एंड लगेगा। क्यों? क्योंकि E1 E2 क्या चल रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है। देखो E1 ना तो पहले डाइस में थ्रो आया एंड ना तो दूसरे डाइस में थ्रो आया, क्योंकि मतलब ना देखो एंड के साथ इंटरसेक्शन लगेगा, और जब और बोलेंगे तो प्लस लगा देंगे, यानी यूनियन लगा देंगे। यूनियन के लिए और होगा, और प्लस के लिए डिनोट करता है, और इंटरसेक्शन के लिए एंड होता है, एंड इंटू करता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों P ऑफ E1 बार इंटू P ऑफ E2 बार हो जाएगी। अब बताओ P ऑफ E1 बार का क्या मतलब होता है, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये क्या बताता है, P ऑफ E बताता है, ठीक है, और ये क्या बताता है, P ऑफ E बार बताता है, ठीक है ना। सफिक्स लगा सकते हो, तो EI कह दो, यहाँ भी EI कह दो, क्या दिक्कत है। तो देखो तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 5/6 इंटू 5/6 होगी। क्यों, कैसे जाना, देखो पहले थ्रो में जब डाइस को थ्रो किया तो 6 नहीं आया, तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6 इंटू, फिर दोबारा चांस मारा, दोबारा डाइस को थ्रो किया, क्योंकि हर बार हमको 2 बार डाइस 1 बाई 1 थ्रो करना है। तो दूसरे अटेम्प्ट में भी 6 नहीं आया, तो क्या 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो ओवरऑल क्या आएगा 25/36। इसका यह मतलब है कि P ऑफ x इक्वल टू 0 की वैल्यू आएगी 25/36। ये क्या बताता है कि आप पहली बार डाइस को थ्रो किए तो 6 नहीं आया, दूसरी बार डाइस को थ्रो किए 6 नहीं आया, अर्थात दोनों थ्रो में 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाला। अब हम बात करते हैं P ऑफ x इक्वल टू 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब समझो बच्चों, इसका यह मतलब है कि पहले थ्रो में मान लो E1 मतलब 6 आया, लेकिन दूसरे थ्रो में 6 नहीं आया, एंड दूसरे थ्रो में 6 नहीं आया, तो E1 मतलब है 6 आने की प्रोबेबिलिटी, E2 मतलब में उसमें भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी लेकिन नहीं है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना। R बच्चों, R का मतलब यहाँ होता है प्लस, या तो ये हो सकता है या किसी एक में 6 आया होगा, या तो पहले अटेम्प्ट में आया होगा 6 या दूसरे अटेम्प्ट में। तो हमें कैसे पता कि पहले अटेम्प्ट में 6 आया, तो या तो ये घटना होगी कि पहले अटेम्प्ट में 6 आया होगा, लेकिन दोबारा जब अपने डाइस को थ्रो करे होंगे तो 6 नहीं आया होगा, क्योंकि ये दोनों घटना आपस में जुड़े होंगे। इसलिए बच्चों कि अभी हमको हर बार 2 डाइस उछालना है, तो ये पहली बार उछाल में 6 आ गया लेकिन दूसरी बार नहीं आया। हो सकता है कि पहली उछाल में 6 नहीं आया, मतलब E1 पे बार लगा दो, लेकिन दूसरी में उछाल पे 6 आ गया, यानी E2 हो गया। तो मैंने पहले ही बोला था कि P ऑफ EI मतलब होता है P ऑफ E1, उसके लिए भी 1/6 है, P ऑफ E2 उसके लिए भी 1/6 है। अब P ऑफ EI बार का मतलब क्या है 5/6 है, चाहे P ऑफ E1 बार हो चाहे P ऑफ E2 बार हो। बताओ
अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इसका मतलब होता है पी ऑफ E1 गुणे पी ऑफ E2 बार, प्लस इसका होता है पी ऑफ E1 बार गुणे पी ऑफ E2। चाहो तो लिख दो, अलग अलग कर दो, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E2 बार प्लस पी ऑफ E1 बार इंटू पी ऑफ E2। बच्चों देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या था, ये देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6 है। प्लस यहाँ देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये शायद नहीं है, बार है, ध्यान देना, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 और सेकंड में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ओवरऑल देखो दोनों एक जैसे हैं, तो ये देखो 5/36 प्लस 5/36 10/36। इसको छोटा करोगे तो 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बस कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा तैयार है तो तुमको सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब आते हैं तीसरे पेपर से, डिस्कस लेते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों P ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए, लास्ट वाला P ऑफ x इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब बच्चों कि जब पहली बार डाइस को थ्रो किया तो 6 आया है। देखो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रहा है नंबर ऑफ 6 के लिए बन रहा है। इसका मतलब कि पहले अटेम्प्ट में, पहले थ्रो में 6 आ गया, फिर दूसरे अटेम्प्ट में भी 6 आ गया, अर्थात पहले अटेम्प्ट में भी 6 आया एंड दूसरे अटेम्प्ट में भी 6 आया। और कोई घटना तो घटेगी नहीं क्योंकि 2 ही बार हमको चांस मिलेगा। तो इसका क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2। बताइए P ऑफ E1 की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो यानी 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन द सेकंड थ्रो, ये भी 1/6, ये क्या होगा 1/36 होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं बच्चों। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए क्या होता है, x P ऑफ x, पहले हम 0 के लिए करेंगे, P ऑफ 0 की वैल्यू क्या आया है 25/36। फिर 1 के लिए देखेंगे, 1 के लिए क्या आया है 10/36 या 5/18 कर सकते हो। और बच्चों 2 के लिए देखो, 2 के लिए है 1/36। इस तरह से यही हमारा क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा अलग है, आपको स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर वे में स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करिएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 2 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ विन। बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते हम निकाल रहे हैं। ध्यान देना कैसे निकालना है, क्रमानुसार निकालना है, 1 by 1 निकालना है। इसका ये मतलब होता है कि 1 by 1 हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। और विथ रिप्लेसमेंट, इसका ये मतलब है कि हर बार आपको 2 चांस मिलेंगे कार्ड निकालने के लिए। पहले बार निकालना है पत्ता, फिर वापस रख देना, फिर दोबारा निकालना है। इस क्वेश्चन को हम देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है 3 फॉर्म में आता है, इसलिए एग्जाम में बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। एक होता है कि एक साथ टुगेदर या साइमल्टेनियसली, उसका अलग तरीका होता है, उसमें देखो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा, प्रोबेबिलिटी जब यूज करोगे। इसमें बच्चों क्या है, सक्सेसफुली 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फिलहाल मैं इसको देख रहा हूँ और विदाउट रिप्लेसमेंट इसके बाद में बता दूंगा, और टुगेदर वाला भी बता दूंगा, ताकि एक ही साथ इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाए कि तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों किंग भी हो सकता है, जैक भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, कोई भी कार्ड प्लेइंग कार्ड से किसी का भी यहाँ नेम मेंशन कर सकता है। आइदर इट में भी किंग, जैक, क्वीन, कुछ भी हो सकता है। चलो पहले इसको समझते हैं और अच्छे से देखो, ध्यान समझो क्वेश्चन का क्या मतलब होता है। कह रहा है कि पहली बात तो आपके पास प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं ये समझ लो। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52। एक बात और देख लो कि यहाँ बात हो रही है नंबर ऑफ किंग्स की। ये बताओ बच्चों किंग की संख्या कितनी होती है? किंग की जो संख्या होती है 4 होती है। प्लेइंग कार्ड में 4 किंग होते हैं। अच्छा एक बात और है कि प्लेइंग कार्ड्स में 4 किंग होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्ड दैट इज विच इज नॉट अ किंग, तो यानी नॉन किंग कार्ड्स कितने होते हैं, माने ऐसी कार्ड की संख्या बताओ जो किंग ही ना हो। तो अर्थात 52 में से 4 माइनस कर दो, 48 कार्ड होंगे ऐसे जो किंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल बनाना है वो नंबर ऑफ किंग पे बनाना है, और 2 कार्ड निकाला जा रहा है। तो ऐसे मान लो कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन, नंबर ऑफ किंग्स का दो राजाओं की संख्या है, किंग की संख्या है। ठीक है ना, तो दैट इज एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू 0 भी आ सकता है, हो सकता है 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 0 का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि आप जब
प्लेइंग, देखो हर व्यक्ति को 2 बार मौका मिलेगा। तो पहली बार आप कार्ड निकाले तो किंग नहीं आया, फिर दूसरी बार कार्ड निकाले तो किंग नहीं आया, दोनों बार किंग नहीं आया, वो इवेंट होगा। ठीक है, अगर मान लो बच्चों EI एक इवेंट है जो किंग आने की घटना है। ठीक है, ith थ्रो में या ith ड्रॉ में। ठीक है, और EI बार क्या है, किंग आने की घटना नहीं है। लिखते हैं, पहले इसको समझ लो। लेट EI बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, और ये स्टेटमेंट लिखना सीख लो, इवेंट ऑफ गेटिंग किंग। ठीक है, मतलब किंग आने की घटना है या प्राप्त होने की घटना है। एंड EI पे बार लगा दो, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट किंग, इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट किंग। ठीक है, कब, इन ith ड्रॉ, मतलब आई प्रोटीज लगा था, इन ith ड्रॉ। बच्चों ith ड्रॉ में मान लो अगर इवन का मतलब, मान लो आई मतलब इवन होता है, इवन आई इक्वल टू तो E2, इवन क्या होगा, इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इन फर्स्ट ड्रॉ। मतलब ऐसे लिखना चाहिए, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग एंड EI बार बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट किंग इन ith ड्रॉ। इसको ऐसे पढ़ो कि अगर आई की जगह 1 है तो इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इन फर्स्ट ड्रॉ, अगर आई की जगह 2 रखोगे तो E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इन सेकेंड ड्रॉ। ऐसे ही इवन बार क्या है, इवन बार क्या है बच्चों कि इट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट किंग इन फर्स्ट ड्रॉ, और E2 बार क्या है, इट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट किंग इन सेकेंड ड्रॉ। तो देखो अब हम x = 0 की बात कर रहे हैं। x = 0 का मतलब क्या हुआ कि पहली ड्रॉ में भी इवन, पहली ड्रॉ में भी किंग नहीं आया, और एंड दूसरी ड्रॉ में भी किंग नहीं आया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे। ऐसे ही बच्चों x = 1 का क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि चलो पहली ड्रॉ में किंग आ गया, लेकिन एंड देखो 2 बार मौका मिलेगा, तो पहली बार आपने कार्ड निकाला तो किंग का मिल गया, और एंड दूसरी बार आपने पत्ता निकाला, कार्ड निकाला तो किंग का नहीं होना चाहिए। क्या ये घटना खत्म हुई? नहीं, अभी और जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, 1 by 1 चल रहा है। हो सकता है पहले थ्रो में तुम किंग आ गया हो, पहले अटेम्प्ट में किंग आ गया हो, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आया हो, या हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में किंग नहीं आया लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में किंग आ गया। थोड़ा इस चीज को समझिएगा, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस E1 बार इंटरसेक्शन E2। चलो इसी तरह इसको देखो, x = 2 का क्या मतलब होता है बच्चों, इसका ये मतलब है कि पहले थ्रो में भी किंग आ गया, थ्रो मतलब यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, पहले ड्रॉ में भी किंग आ गया एंड दूसरे ड्रॉ में भी किंग आ गया, ये बस इतना ही चलेगा। अब देखो बच्चों अलग से समझ लो, वैसे मुझे यहाँ लिख देना चाहिए कि यहाँ पे जो 2 कार्ड निकाला जा रहा है 1 by 1 रिप्लेसमेंट के साथ निकाला जा रहा है। तो जरा समझो, यहीं से समझा दे रहा है। इसका मतलब होता है P of E1 बार इंटू P of E2 बार। ठीक है, अब देखो P of E1 बार मतलब पहली बार जब तुमने कार्ड निकाला तो वो जो कार्ड था वो किंग वाला कार्ड नहीं था। तो किंग वाला कार्ड नहीं था, किंग वाला कार्ड कितने हैं आपके, नहीं नॉन किंग वाले कार्ड कितने हैं, 48 है। तो 48 C1, क्योंकि एक ही कार्ड निकाला, कुल कितने में से निकाला बच्चों, 52 में से, 52 C1। या तुम डायरेक्ट ना 48/52 भी लिख सकते हो, ये प्रोबेबिलिटीज की खत्म हो गई। इनटू दूसरे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द इवेंट नॉट ऑकरिंग द इवेंट E2। इसका ये मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो जब दूसरे अटेम्प्ट में किंग नहीं आया हो। क्यों? क्योंकि देखो x = 0 का मतलब क्या है कि पहले अटेम्प्ट में किंग नहीं आया, दूसरे अटेम्प्ट में भी किंग नहीं आया। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल करके आपको मल्टीप्लाई करना होगा। एक्चुअली यहाँ पे आप जो है, जो कार्ड पहले अटेम्प्ट में निकाला था फिर आपने बड़ी ईमानदारी से रख दिया था, देखो रिप्लेसमेंट कर दिया था, यानी वो कार्ड वापस कर दिया था बड़ी ईमानदारी से, इसलिए कार्ड की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। अभी भी आपके पास नॉन किंग वाले कार्ड कितने हैं, 48 हैं, ये 48 हो जाएगा। ठीक, कितने कार्ड उसमें से निकालना, सिर्फ एक ही कार्ड निकालना है, 48 C1 और अपॉन 52 C1 होगा, अर्थात 48 × 48 अपॉन 52 × 52। इसको और छोटा कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो इस पे आ जाओ, इसका क्या होता है फार्मूला, पहले P of E1 × P of E2 बार प्लस P of E1 बार × P of E2, अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे लिख दूंगा P of E1 × P of E2 बार
बच्चों यहाँ थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए दिक्कत हो रहा है लिखने में, प्लस पी ऑफ ई टू, तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, देखो ये जो है ना फर्स्ट थ्रो में हुआ, सेकंड थ्रो में हुआ, या फिर ये फ्रेश हो गया, मतलब ये दूसरी घटना है। मतलब देखो हर बार व्यक्ति को 2 बार मौका मिल रहा है, तो पहले अटेम्प्ट में चलो भाई किंग मिल गया, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में नहीं मिला, ठीक। क्या ये घटना खत्म हो गई? नहीं, ये भी तो हो सकता था कि पहले अटेम्प्ट में यहाँ किंग आ गया, दूसरे में नहीं आया, तो हो सकता है कि चलो दूसरे अटेम्प्ट में किंग आया हो, तो इसमें पहले अटेम्प्ट में किंग नहीं आया है, क्योंकि एट वन टाइम एक ही बार आपके पास किंग आया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पहले अटेम्प्ट में किंग आ गया हो? कोई नहीं कर सकता है। 2 ऑप्शन हमारे पास है, या तो पहले अटेम्प्ट में किंग आया हो जब ड्रॉ किए हो, दूसरे में नहीं आया हो, या हो सकता है कि पहले में किंग ना करके दूसरे अटेम्प्ट में किंग आया हो। तो ऐसे सोचना पड़ता है हम लोगों को। इसका ये मतलब है पी ऑफ ए वन, या इंटरसेक्शन मतलब इनटू होता है पी ऑफ ई टू बार, पी प्लस है ये पी ऑफ ई वन बार इंटू पी ऑफ ई टू। क्या लिखेंगे? पी ऑफ ई वन बार इंटू पी ऑफ ई टू। अच्छा जी, आप सबकी प्रॉबिलिटी लिखो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो पी ऑफ ई वन क्या है? किंग आने की प्रॉबिलिटी। बच्चों किंग कितने हैं? 4 हैं, तो 4C1, और टोटल कितने हैं? 52, तो 52C1, तो 4/52 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ऐसे पी ऑफ ई टू बार किंग नहीं आने की प्रॉबिलिटी, तो 48/52 लिख देना, प्लस ऐसे बच्चों पी ऑफ ई वन बार किंग नहीं आने की प्रॉबिलिटी, तो 48/52 होगा, अब प्लस पी ऑफ ई टू सेकेंड थ्रो में या सेकेंड अटेम्प्ट में किंग आने की प्रॉबिलिटी पी ऑफ ई टू, तो 4/52 हो जाएगा। बच्चों यहाँ इंटू ध्यान देना, 4/52 ये, ठीक है। अब ऐड कर सकते हो 48 × 4 प्लस 48 × 4/52 × 52, और छोटा कर दो। चाहो तो अलग से समझ लो कि बच्चों 48/52 को शॉर्ट में थोड़ा समझ लो क्या लिखते क्या है। 12/13 आएगा, देखो 12/13, और 4/52 को क्या करें हम लोग? 1/13 आएगा। तो बच्चों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसको कह सकते हैं 1/13 × 12/13, यहाँ भी 1/13 × 12/13 × 1/13, इसको और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं? देखो 1/13 × 12/13 प्लस 12/13 × 1/13, सिंप्लीफाई करो तो 24 × 12 12 24 में 13 × 13 13 × 13 अर्थात 24/169 ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, 48 बच्चों इसको हम सिंपल तरीके से लिख दे रहे हैं, 48/52 × 48/52, ठीक है ना, एंड होल डिवाइडेड बाई, देखो 48/52 क्या होता है? 12/13 ना, 12/13 × 12/13 इट गिव्स 144/169। कैसे कर दो? अब हम निकालते हैं पी ऑफ x = 2। पी ऑफ x = 2 क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान से। अब यहाँ पे इसका यह मतलब होगा कि पहले अटेम्प्ट में भी किंग आया हो और दूसरे अटेम्प्ट में भी किंग आ गया हो, या पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E2। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52 था, 4/52 इंटू 4/52 अर्थात 1/13 इंटू 1/13 इट गिव्स 169। तो बच्चों इस तरह से हमारा पी ऑफ x2 भी आ गया। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। x p ऑफ x 0 1 2, x बराबर 0 पे क्या आया था? 144/169। x = 1 के लिए बच्चों क्या आया है? 24/169, और x = 2 के लिए क्या है बच्चों? 1/169। इस तरह से यही हमारा क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, जब हम 2 कार्ड को एक साथ निकालते हो, ड्रॉ करते हो। दूसरा, जब हम दोनों कार्ड को 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, जो अभी ये वाला सवाल था। और तीसरा, 2 कार्ड निकालते हैं और विथ रिप्लेसमेंट साथ। और किसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं?
चाहे किंग के लिए कहेंगे, चाहे जैक के लिए कहेंगे, चाहे क्वीन के लिए कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सबके लिए एक समान रहेगा। आइए देखते हैं इसका सेकेंड फॉर्म। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो तुम देखोगे वहाँ पे 2 कार्ड निकाला गया, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा चेंज हमने वो किया था कि वहाँ पे जो 2 कार्ड निकाला गया 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट था, जबकि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है कि हर बार जब कार्ड निकलेगा तो जब दोबारा हम कार्ड निकालने जाएंगे तो एक कार्ड कम हो जाएगा टोटल आउटकम से। ठीक है, आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 2 कार्ड हैं, जैसा कि सबको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। यहाँ NS की वैल्यू क्या है बच्चों 52 है, ये सब जानते हो। सीधे हम बात कर रहे हैं इवेंट की बात कर रहे हैं, तो लिखो ऐसे, लेट EI बी द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग इन ith ड्रा। जैसे E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग इन फर्स्ट ड्रा एंड E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इन सेकंड ड्रा एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि EI पे बार लगा दो, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉन किंग इन ith ड्रा। अलग अलग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको किंग के लिए बनाना है, तो लेट x बी द नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग। सो वैल्यू x क्या होगा बच्चों, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 2 तक जाएंगे। इसका ये मतलब है कि जब हम x बराबर 0 करेंगे तो क्या मतलब है, अब समझो बच्चों। इसका ये मतलब है बच्चों कि पहली ड्रा में किंग नहीं आया और दूसरी ड्रा में भी किंग नहीं आया, और दोनों के ड्रा में किंग नहीं आया। P या S=1 क्या है बच्चों, कि अगर हो सकता है कि पहली ड्रा में किंग आया हो लेकिन दूसरी ड्रा में किंग नहीं आया, R मतलब प्लस, या पहली ड्रा में किंग नहीं आया लेकिन दूसरी ड्रा में किंग आ गया। और P या X=2 का मतलब क्या बच्चों, कि फर्स्ट ड्रा में भी किंग आ गया एंड सेकेंड ड्रा में भी किंग आ गया। चलिए अब इसको अलग अलग करते हैं, ये होगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 स्लैश E1 बार। अब बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे, E2 स्लैश E1, E2 बार स्लैश E1 बार क्यों किया। देखो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज जाओगे जितने भी हम बताएंगे। इसका ये मतलब बच्चों कि पहली ड्रा में किंग नहीं आया। ये बताओ टोटल तुम्हारे पास कार्ड है 52, उसमें से किंग कितने हैं बच्चों, 4 हैं, और नॉन किंग की संख्या कितनी है, ये देखो 48 होंगे, कई बार बता चुका, याद हो गया होगा। 52 - 4 48 होता है। अब समझो, पहले इसकी बात करते हैं, P ऑफ E1 बार की, कि पहली ड्रा आप प्लेइंग कार्ड्स निकाला, उसमें से 2 पत्ते में से पहले एक पत्ता निकालोगे तो वो पत्ता किंग का नहीं है, तो वो पत्ता किंग का नहीं, किस में से आया होगा, 48 से। तो 48/48C1/52C1 अर्थात P ऑफ E1 बार की जो वैल्यू होगी 48/52 होगी इनटू। एक्चुअली जब सेकंड ड्रा करने जाओगे तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पहली बार जो कार्ड निकाले हो वो कार्ड क्या होगा, उसको हमको रिप्लेस नहीं करना है, यानी उस कार्ड में नहीं रखना है। इसका ये मतलब हुआ कि जब सेकंड ड्रा करने जाएंगे तो अब हमारा कार्ड की जो संख्या होगी पहले 52, अब उसमें कम हो चुका होगा। ठीक है, कम किस में हुआ होगा, टोटल 52 में से कम हो जाएगा, यानी ये 51 हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो पहला कार्ड था वो नॉन किंग था, यानी इसमें से भी एक पत्ता कम हो गया होगा। अर्थात अब हमारे पास टोटल कार्ड्स होंगे बच्चों 51 होंगे, किंग की संख्या 4 होगी और नॉन किंग की संख्या इसमें 47 होगी। तो जो सेकेंड ड्रा हो रही है E2 बार, यानी सेकेंड ड्रा में किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, तो बच्चों तो किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वो कार्ड आएगा 47 वाले कार्ड से ही आएगा, यानी 47 में से हम कार्ड चूज करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 47/51 हो जाएगी।
क्या ये आपको समझ में आया बच्चों? देखो पी ऑफ E1 बार इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 48/52 इंटू पी ऑफ E2 बार इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 47/52। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे क्यों 47 रखे? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो कार्ड निकाला जा रहा है ना, पहला कार्ड जब निकाला गया है फिर जब दूसरा कार्ड निकालने जा रहे हैं तो पहला कार्ड जो निकला था उसको वापस नहीं किया गया, क्योंकि क्वेश्चन ये कर रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसको अपने पॉकेट में रख के लेके चले जाइए, ठीक है ना? ये है इसीलिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो P ऑफ E1 बार इंटू P ऑफ E2 बार कब? जब E1 हो चुका हो। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था कुछ इसी तरह से है, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ P ऑफ E1 बार इंटू P ऑफ E2 बार स्लैश E1 बार। इसका मतलब है कि पहले अटेम्प्ट में यानी पहले ड्रा में किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिख लो। तो किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या थी, समझ जाओ। किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बच्चों? देखो ये था 48/52 इंटू, और दूसरे अटेम्प्ट में जब तुम कार्ड निकाल तो भी किंग नहीं आया, लेकिन तब तक एक कार्ड कम हो चुका होगा, इसीलिए ये E2 इवेंट तब काम करेगा, E2 बार इवेंट जब E1 हो चुका होगा, इसलिए स्लैश E1 बार लगाया। इसका यही मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑकरिंग दिस इवेंट व्हेन E1 बार आकर्स, मतलब डिनोमिनेटर में जो इवेंट वो हो चुका है उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर रहे हैं। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 47/51 होगी। अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। ऐसे बच्चों इसका अगर हम जनरलाइज करें, इसी फार्मूले पहले फार्मूला बना दें। देखो इसके लिए होगा P ऑफ E1 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E2 बार स्लैश E1। इसको लिखने का तरीका अगर नहीं लिख पा रहे हो तो सीधे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लस इसका क्या मतलब होता है बच्चों? P ऑफ E1 बार, देखो ये पहली घटना है, ये खत्म हो चुका है, इसके बाद ये फ्रेश इवेंट्स है, समझ में आ रहा है ना? ये हो चुका है, ये टाइप्स हैं कि पहली अटेम्प्ट में किंग आया लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आया, या हो सकता है पहले अटेम्प्ट में किंग ना दूसरे अटेम्प्ट में किंग आया हो, ठीक है ना? तो देखो P ऑफ E1 बार इंटू क्या लिखेंगे? P ऑफ E2 और स्लैश E1 बार। इसका यही मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑकरिंग द इवेंट E2 व्हेन E1 बार आकर्स। इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑकरिंग द इवेंट E2 बार व्हेन E1 आकर्स। देखो ये घटना होने के बाद तब ये घटना होगा, ये घटना होने के बाद ये घटना होगा, ठीक है ना? तो तुम यहाँ पे दोनों डिपेंडेंट हैं, E1 बार और E2 आपस में डिपेंडेंट है, E1 बार और E2 बार आपस में डिपेंडेंट है, देख रहे हो ना? इसीलिए अब चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। P ऑफ E1 पहले ड्रॉ में किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो बताओ बच्चों एक ही कार्ड निकाल रहे हैं, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 4/52 होगा इंटू, अब दूसरे ड्रॉ में किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। ये बात तो तय है बच्चों कि जब पहली बार ड्रॉ करेंगे तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 है, लेकिन वो कार्ड हम निकाल लिए होंगे तो एक किंग में से कार्ड कम हो जाएगा इसमें से, यानी अब हमारे पास किंग की संख्या 3 है, लेकिन नॉन किंग तो अभी भी 48 है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? नॉन किंग वाले कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी की 48 अब यहाँ 51 करो, क्योंकि टोटल आउटकम्स 52 में से कम हो चुका होगा। जब एक पत्ता एक कार्ड किंग से निकलेगा इसका मतलब है कि टोटल कार्ड्स में भी एक पत्ता गायब होगा, ठीक है? ये हो गया बात, मतलब P ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी है 4/52 इंटू P ऑफ E2 बार स्लैश E1 की प्रोबेबिलिटी 48/51। यहाँ तो हो गया। प्लस जब प्लस करोगे तो ये थोड़ा हटा दीजिएगा इसको, ठीक है ना? अब चलो ये है P ऑफ E1 बार क्या कहता है कि किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी तो बच्चों किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 48/51। अब इस वाले प्रोबेबिलिटी इसका कोई लेना देना नहीं है, बताते रहे इंटू। अब देखो अब E2 स्लैश E1 बार क्या है कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी, जब किंग नहीं आया था, पहले अटेम्प्ट में किंग नहीं आया लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में किंग आ गया। ये बताओ जब पहले अटेम्प्ट में किंग नहीं आया था तो एक पत्ता तो इसमें कम होगा और इसमें भी कम हो जाएगा, किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो बताओ किंग आने की प्रोबेबिलिटी, किंग आपके पास 4 है और टोटल पत्ते कितने हैं इस समय? एक कम हो गया ना, तो 51 हो जाएगा। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अच्छे से जोड़ दीजिएगा, जो आएगा लिख दीजिएगा। इसका देखो x = 2 के लिए E1 स्लैश E2, इसका मतलब बच्चों ये क्या है कि पहले अटेम्प्ट में भी किंग आ गया और दूसरे अटेम्प्ट में किंग आ गया। तो ऐसे देखो P ऑफ E1 इंटू
पी ऑफ E2 स्लैश E1। अब इसका मतलब समझ गए होंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इवेंट्स जो होते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि जब पी ऑफ E1 हो रहा है, यानी E1 घटना जब हो जा रहा है उसके बाद E2 घटना कर रहा है। जब E1 घटना हो रहा है और जब E2 घटना करने जा रहे हैं तो एक पत्ता कम हो जा रहा है टोटल आउटकम में से, क्योंकि वो पत्ता हम निकाल करके लेके चले जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कर रहा है ना कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो पत्ता आपको निकालना नहीं, इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ये नोटेशन। अगर आप बच्चों समझ तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट ये सब लिखने के बाद सीधे आप इस पर आ जाया करिए। ठीक है, बीच में जो स्लैश बना रहे हैं नहीं, अगर आप बना पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आई होप आपको ये लिखना आना चाहिए। चलिए, पी ऑफ E1 का मतलब ये है कि पहले अटेम्प्ट में किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4/52 हो जाएगा इनटू, और E2 स्लैश E1 का मतलब क्या है कि दूसरे अटेम्प्ट में भी किंग आए। लेकिन जब बेटा जब दूसरे अटेम्प्ट में किंग आएगा तब तक तुम्हारा एक किंग में से पत्ता निकल चुका होगा और टोटल पत्ते में से पत्ता निकल चुका होगा। तो इस तरह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना 3/51 हो जाएगी। अब करना क्या है बच्चों, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। इस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, जल्दीबाजी में यहाँ 51 लिख दिए थे, यहाँ 52 होगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards, find the probability distribution of the number of king। सेम प्रॉब्लम हम लोग बच्चों एक्ट के लिए लगाया था। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था ना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। या तो 2 कार्ड को हम एक साथ निकालें, या दोनों कार्ड्स को 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, या दोनों कार्ड को 1/1 विद रिप्लेसमेंट। आप चाहे 2 कार्ड निकालते हो, चाहे 3 कार्ड निकालते हो, चाहे 4 कार्ड निकालते हो। देखो कैसे सॉल्व करते बेटा। देखो, जैसा कि प्लेइंग कार्ड की संख्या कितनी होती है 52, उसमें से किंग की संख्या कितनी होती है 4, नॉन किंग की संख्या कितनी होगी 48 होगी। अब देखो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनने वाला किंग के लिए, तो मान लो बच्चों लेट x बी द नंबर ऑफ किंग्स। यहाँ पे x वैल्यू 0 हो सकता है, इट में भी 1, इट में भी 2, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि कितने कार्ड निकालना है, 2 कार्ड निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्ड आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं x बराबर 0, डायरेक्ट समझो। इसका मतलब है दोनों कार्ड निकाला एक साथ और दोनों कार्ड में कोई कार्ड किंग नहीं है। तो किंग नहीं है तो वो कार्ड कहाँ से, दोनों के दोनों कार्ड एक साथ आए होंगे। 48 पत्तों में से 2 कार्ड निकले होंगे, तो उसको कुल कितने सिलेक्शन होंगे, सिलेक्शन में कुल कितने बचे होंगे 48C2 डिवाइडेड बाई 12C2। यही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी होगी। डायरेक्ट में लिख दिया। ऐसे ही बच्चों P ऑफ x=1 का क्या मतलब होगा। देखो जब एक साथ जब तुम कार्ड निकालते हो ना, कौन पहले आया कौन बाद आया नहीं बता पाओगे। वही अगर 1/1 चलता है तो पहला ड्रॉ में क्या आया, दूसरे ड्रॉ में क्या आया, तो उसकी बात आ जाती है, इसलिए वो टिपिकल हो जाता है। जब टुगेदर वाली घटना है, जब एक साथ हम निकालते हैं तो कौन पहले कौन बाद में, हम लोग जब एक साथ निकालेंगे कार्ड को तो कौन पहले आया कौन बाद कोई नहीं जान पाता है। तो इस तरह हम लगाते हैं। ठीक है, x=1 का मतलब क्या है कि 2 कार्ड निकाला, उसमें से एक कार्ड किंग का निकला, एक कार्ड अदर किंग का निकला। तो देखो तो उसमें से एक कार्ड किंग से निकलेगा, यानी 4C1 बेस से चूज करेंगे इनटू, और दूसरा कार्ड अदर किंग से निकलेगा, नॉन किंग वाले कार्ड से निकलेगा, तो 48C1 हो जाएगा। टोटल बच्चों क्या होगा 52C2 हो जाएगा। ऐसे ही P ऑफ x=2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों के दोनों कार्ड क्या है किंग वाले से निकला होगा। ठीक है, तो 4 में से 2 किंग आने का कुल कितने तरीके होंगे 4C2 होंगे डिवाइडेड बाई 52C2 होंगे। तो बच्चों करना क्या है, इसको अच्छे से आप चाहो तो कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड कर दीजिए और फिर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दीजिएगा। फिलहाल ये आपके लिए है, हम तो ऐसे ही कर देंगे। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, 0 के लिए है, 1 के लिए है और 2 के लिए है। 0 के लिए बच्चों क्या आया है, आप सिंप्लीफाई करके लिखिएगा 48C2 अपॉन 52C2। 1 के लिए 4C1 इंटू, देखो 4 ना ये थोड़ा सुपरस्क्रिप्ट होता है, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, 4C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C2। और 2 के लिए बच्चों x=2 के लिए क्या है 4C2 अपॉन डिवाइडेड बाई 52C2।
बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चन जो है 6-6, 7-7 मिनट हो जा रहा है, समझाने में बड़ा टाइम लग रहा है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी मजबूरी है, नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे एक एक क्वेश्चन में मैं तीनों प्रकार बता दिया साइमल्टेनियसली, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो आप किसी भी तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड अभी और वीडियो बनेंगे तो घबराइएगा मत और इसकी स्टडी करते रहिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।